आज हम पढ़ेंगे ऑस्टेंसिबल ओनर। ऑस्टेंसिबल ओनरशिप सेक्शन 41 ऑफ ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट 1882। ठीक है, पहले हम बेयर एक्ट को समझने के पहले हम सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं ऑस्टेंसिबल ओनरशिप कौन है। ए एक एक इंसान है जिसने एक प्रॉपर्टी को खरीदा, लेकिन दूसरे के नाम से, बी का नाम से, खुद के नाम से नहीं। ये इसका ओरिजिनल मालिक है ए, लेकिन बी के नाम से वो प्रॉपर्टी खरीदा है। तो यहाँ पे बी क्या हो गया? ऑस्टेंसिबल ओनर। रियल ओनर है ए, रियल ओनर, लेकिन बी हो गया इसका ऑस्टेंसिबल ओनर। ठीक है, अब बी सी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है, तो ये ट्रांसफर वैलिड होगा, वॉइडेबल नहीं होगा, क्योंकि बी इसका ऑस्टेंसिबल ओनर है। ए ने बी का नाम से खरीदा है, इसका मतलब ए ने बी को कंसेंट दिया है, उस प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे बी हो गया ये ऑस्टेंसिबल ओनर, और ए है रियल ओनर, और सी कौन है? ट्रांसफरी। ठीक है, तो ये है मेन फंडा ऑस्टेंसिबल ओनरशिप को लेकर। अब हम समझते हैं बेयर एक्ट में क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा है? वेयर विद द कंसेंट, पहले हमने बोला है कंसेंट चाहिए। ठीक है, कि किसका कंसेंट चाहिए? ए का, जो है उसका रियल ओनर। उसका कंसेंट लेके, वो कंसेंट एक्सप्रेसली भी हो सकता है, इम्प्लाइडली भी हो सकता है। फॉर कंसिडरेशन। दूसरा पॉइंट क्या है? कंसिडरेशन। फ्री में अगर ग्रेटिफिकेशन ट्रांसफर करेगा तो यहाँ पे नहीं होगा। पैसा लेकर, कंसिडरेशन लेकर वो ट्रांसफर करना चाहिए, तभी सेक्शन 41 यहाँ पे अप्लाई होगा। The transfer shall not be voidable on the ground that a transferor was not authorized to make it. ये ट्रांसफर वॉइडेबल नहीं होगा कि बी का पास तो कोई अथॉरिटी नहीं है प्रॉपर ट्रांसफ़र करने के, वो सब कुछ भी नहीं होगा। ए बी का कंसेंट दिया है, इसके लिए बी सी को ट्रांसफ़र किया। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट द ट्रांसफरी after taking the reasonable care to ascertain that the transferor had power to make the transfer has acted in good faith। और लास्ट कंडीशन क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट एक कंडीशन है, जो कि ट्रांसफरी को, ये ट्रांसफरी, इसका मतलब सी जो है, सी वो पहले से क्या बोलते, नोटिस लिया है, सब कुछ देख कर यह प्रॉपर्टी लिया है कि सी बी उसका ऑस्टेंसिबल ओनर है, और उसके पास ये राइट है ये प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने दिया है। कोई भी वहाँ पे मैल इंटेंशन नहीं था। अगर ये पॉइंट है तो ये ऑस्टेंसिबल ओनर ऑस्टेंसिबल ट्रांसफ़र कहा जाएगा, और ये ट्रांसफ़र वैलिड होगा। अब हम जानेंगे किसका पावर है ये डिटरमाइन करने के लिए, जो कि वो रियल ऑस्टेंसिबल ओनर है या नहीं। ये तो कोई इंसान, सिंपल इंसान नहीं कर सकता। तो इसका पावर है कोर्ट के पास। कोर्ट डिटरमाइन करेगा कि वो रियल ऑस्टेंसिबल ओनर है या नहीं। कैसे करेगा? सिक्स पॉइंट को लेकर, सिक्स पॉइंट वो दिखेगा। कौन सा पॉइंट? सोर्सेस ऑफ मनी। वो प्रॉपर्टी लेने के समय किसने पैसा दिया, उसका नाम आएगा।
दूसरा पॉइंट क्या है, अ, किसके किसके पास पोजीशन है, प्रॉपर्टी का पोजीशन किसके पास है। नंबर 3, वाई, क्यों वो बेनामी क्यों 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 वो बेनामी किया, मैंने दूसरे के नाम से क्यों खरीदा वो प्रॉपर्टी, वाई। ठीक है। 4 नंबर, जो ओनर है और जिसके नाम से खरीदा है ऑस्टेंसिबल, उसके बीच में रिलेशन क्या है। आप फिफ्थ नंबर कौन क्या है, कौन वो प्रॉपर्टी कंट्रोल करता है, मेंटेन, कंट्रोल या मेंटेन प्रॉपर्टी को कौन करता है। 6 नंबर क्या है, किसके पास टाइटल डीड है। ये 6 पॉइंट कोर्ट देखेगा, फिर ये डिटरमाइन करेगा कि ये रियल ऑस्टेंसिबल ओनर है या फेक। ठीक है, ये है टोटल फंडा। अगर किसी को कहीं पर भी समझने में दिक्कत हुआ तो काइंडली कमेंट में बताना, हम ज़रूर कोशिश करेंगे और भी अच्छे तरीके से वो समझाने में। अगर किसी को कोई भी थोड़ा सा भी हेल्प हुआ तो काइंडली हमारा चैनल सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू सो मच।